हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है कि डेली मैं सीटेट पेपर 2 के लिए जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आता हूं। तो आज फिर से हम जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो जीएस के कोर क्वेश्चंस होंगे, देखो पैडागोजी को छोड़ करके जितने भी कोर क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। परी जी, रीना जी, गुड इवनिंग। तो देखो यहाँ पे मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो माइंड मेकअप में हेल्प करेंगे। जो कि आप पेपर देने जाओगे ना सीटेट का, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, आपको क्या अप्रोच लगानी है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। तो देखो ये यहाँ पे वास्को डिगामा जो एक तरीके से हो गया, एक ये आपकी आएगी भारत सरकार के अंडर। ठीक है। नई गाड़ी चलाने की जो बात आएगी वो किस में आएगी? भारत सरकार के अंतर्गत आएगी। 1000 रुपये के नोट का नया डिजाइन लागू करना, ये भी भारत सरकार करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना भी विदेश नीति जो आती है वो भी भारत सरकार ही बनाती है। इसके अलावा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये आपकी आएगी राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है। तो आपको पता होगा ना कि एक तरीके से एक राज्य का बोर्ड होता है, तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा जो होती है अगर उसको बंद कराना है तो ये किसका डिसीजन होगा? राज्य सरकार का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी लोग एक बार शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दें। और सभी लोग जिस भी ग्रुप में ऐड हैं व्हाट्सएप में, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग शेयर कर दें एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। तो स्कूल छोड़ने की दर जो है सबसे अधिक है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिल पाने के कारण, या फिर शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, या फिर क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, या फिर गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्ता पूर्ण है, या फिर पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भव। तो ये सारे जो है आपके ये सामाजिक हैं, सारे सामाजिक विज्ञापन। जैसे अच्छा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सामाजिक विज्ञापन होते क्या हैं। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो समाज के अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा उनमें समायोजन व सहयोग की भावना को विकसित करते हैं। तो देखो, लेन में गाड़ी चलाना, लेन में मतलब क्या है? एक तरीके से जो आपकी 4 लेन होती है उस पर जो ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो करते हुए गाड़ी चलाना, ये एक तरीके से सामाजिक नियम हो गया। पानी की बूंदें बचाना भी सामाजिक का नियम है। अतिथि देवो भव, मतलब ये है कि जो अतिथि आता है वो भगवान के समान होता है, ये भी आपका सामाजिक नियम है। जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये आपका सामाजिक विज्ञापन नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक पार्टिकुलर किसी कंपनी द्वारा, कंपनी का लोगो है, ये सभी के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। ऐसा कौन सा मुद्दा है? तो पीने का पानी। आजकल देखा होगा ना आपने, मीडिया में कई सारे मुद्दे जो हैं आपके मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा कभी कभी मीडिया वाले भूल जाते हैं। जैसे पानी का, पीने का पानी पर भी अभी भी इतनी न्यूज़ को नहीं दिखाया जाता। बाकी जो लैंगिक संवेदनशीलता ये तो सब है ही, इनको दिखाया ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, ये बिल्कुल सही है। न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो सरकारी हस्तक्षेप के बिना की जाती है, पहला सही है। न्यायाधीशों का सेवा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों का जो सेवा काल होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक है। और ये जो होता है आपका 62 ईयर होता है। ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण,
तो यहाँ पे देखें न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, यही आपका क्या है, गलत है। शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वो संसद का विषय होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो इनमें क्या होती है, शक्तियाँ जो होती हैं अलग अलग को प्राप्त होती हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और समवर्ती सूची में आपकी दोनों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही अलग है, ठीक है। बाकी देखो, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, तो ये भी सही है। मतलब देखो, ये 3 ऑप्शन जो हैं आपके संबंधित हैं किससे, न्यायपालिका से या न्याय से संबंधित हैं। बाकी जो सी ऑप्शन है वो न्याय से संबंधित नहीं है। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं, कमेंट आपके क्या कह रहे हैं। 93 का डी बिल्कुल सही, परी शर्मा जी 94 का बी बिल्कुल सही, 95 का सी परी शर्मा सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। डी के बसु दिशा निर्देश, डी के बसु जो है एक तरीके से हमारे बहुत अच्छे जो है, इन्होंने संविधान पर एक बुक लिखी है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात की गई है। डी के बसु द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनमें से छांटना है कि कौन सी सही है, तो डी के बसु ने गाइडलाइन दी है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने और उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, तो इन्होंने इसके बारे में बात की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, ठीक है। तो यह जो था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का मामला है, जिसमें किसकी बात की गई थी। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पाने का अधिकार होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यही इसमें बताया गया था। आगे बढ़े, वर्तमान स्कूल आधारित शिक्षा में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर, हाँ ये तो शामिल किया जाता है। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों के बीच सौहार्द, ये भी आपका शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम तो अगला ऑप्शन है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। ये भी आपका सही है, क्योंकि व्यवस्थित अधिगम पर बल, ये भी आपका सही होगा। अधिगम के केवल शैक्षिक पर बल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आजकल की वर्तमान आधुनिक शिक्षा है वो अधिगम के प्रत्येक पक्ष पर बल देती है, केवल शैक्षिक पक्ष पर बल नहीं देती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कौन सा, ये आपके हो गए पेडागोजी वाले क्वेश्चन। तो ये आपको खुद ही करने हैं, मैंने आपको बताया था। बाकी जो कोर क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगा। देखता हूँ कोर क्वेश्चंस आपके कहाँ पर हैं। देखो ये आपका कोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। किसमें, आंध्र क्षेत्र में बात की जा रही, तो आंध्र क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो यह है आपका स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ था, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो यह आंदोलन पूरे भारत में चला था, और इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला था। तो यहाँ पर वंदे मातरम का संबंध किससे हो गया, स्वदेशी से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। तो ये आपकी हैं ताराबाई शिंदे, ठीक है। ताराबाई शिंदे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी स्त्री पुरुष तुलना। इस पुस्तक पर लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही, ए सही होगा, ताराबाई शिंदे, ठीक है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू क्यों करना चाहा। तो
क्यों करना चाहा था? भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, ठीक है। तो उनका मकसद क्या था? मिशनरियों का शिक्षा देने, भारतीयों को शिक्षा देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि वे व्यक्तियों को इस तरीके से तैयार कर सकें जिससे कि वे क्लर्क के रूप में, बाबुओं के रूप में उनकी सेवा कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज इतनी ज़्यादा अंग्रेज जब आए थे तो इतनी ज़्यादा संख्या नहीं ला सकते थे कि वो अपने यहाँ पर अपनी कंपनी में सिर्फ अंग्रेजों को रखें। उनको ज़रूरत पड़ती थी, मतलब अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना प्रारंभ किया जिससे कि क्या कर सकें, वो उनको उनके कामों में मदद कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन शुरू हुआ? तो यहाँ पर अगर आपका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन सही था? ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमीनों के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आपको पता होगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भू राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी समझौते को लागू किया गया था, ठीक है, स्थायी व्यवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्या थी? स्थायी व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था और इस व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। बेगम हजरत महल जो थी वो कहाँ से थी? आपकी लखनऊ से थी, ठीक है, लखनऊ से थी। किसमें? 1857 क्रांति में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया? तो देखो मैं आपको बता दूं, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो दोबारा से ये क्रांति ना हो तो क्या किया गया? 1858 में ब्रिटेन में एक भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और भारत पे शासन करने के लिए ब्रिटेन ने एक भारत के सचिव की नियुक्ति की थी, ठीक है, सचिव की नियुक्ति की थी। ये बात की बात है, फिलहाल आप ध्यान रखो 1858 का अधिनियम इसमें इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो जो पाइक थे, पाइक सेना के पैदल सैनिकों को हम क्या कहते हैं? पाइक कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनवार सेना के जो आपके सदस्य हुआ करते थे उनको हम पाइक कहते थे, ठीक है, जो पैदल चला करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? मणिग्राम और नानदेशी। तो देखो मैं आपको बता दूं, चोल शासक जो था परांतक प्रथम के उत्तर मैरूर अभिलेख में मणिग्राम और नानदेशी संस्था का उल्लेख हुआ है। किसमें? आपके जो चोल शासक था परांतक प्रथम, उसका एक अभिलेख है मैरूर अभिलेख, उसमें मणिग्राम और नानदेशी, एक मिनट पेन ले लूँ मैं जरा, मणिग्राम और नानदेशी जो है संस्था का उल्लेख हुआ है। इसका काम क्या था? यह एक व्यापारिक श्रेणियाँ थी। मणिग्राम क्या थी? व्यापारिक श्रेणी थी जो आंतरिक व्यापार करती थी और नानदेशी जो श्रेणी थी वो आपके विदेशी व्यापार करती थी। मणिग्राम मतलब आंतरिक व्यापार, नानदेशी ये आपके बाह्य व्यापार मतलब विदेशी व्यापार किया करती थी। तो यहाँ पर अगर आंसर को देखें तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे ये, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कुछ स्थानों और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं। यहाँ अनाज पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलाना है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों को मिलाना है। तो देखो चिरांद जो है, चिरांद आपका कहाँ का हिस्सा है? ये बिहार में है, ठीक है, स्थान चिरांद जो है आपके बिहार में है। और कोलडिहवा आपके उत्तर प्रदेश में है।
इसके अलावा बात करें बुर्ज होम आपका कश्मीर में पड़ता है और हालुर जो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा। अगर मिलाने की हम बात करें तो यहाँ मिलाने की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपने देख ही लिया ना, तो आप बस माइंड में रखिए उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितने बार नाम आया है। तो यहाँ पर बात करें तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक एक बार उल्लेख हुआ है। किसका? एक एक बार, केवल एक बार ही उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। और हम बात करें कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, तो वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता दोनों धर्मों में है, तो बात करें तो यहाँ पर देखो केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग करता है। दोनों जो है घर के त्याग पर ही बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है। आपने देखा होगा ना, बौद्ध जो थे गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने भी घर त्याग दिया था, और जैन धर्म भी क्या करता है, घर त्याग की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों धर्मों में है ये चीज़, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे आएँ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। ये किसने कहा था? ये थे आपके ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने कहा था। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। ज्योतिबा फुले ने दलित में मानी जाने वाली लोगों की समस्याओं से संबंधित कई सारी किताबें भी लिखी थी, कई सारी किताबें लिखी, नाटक भी लिखे। इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रख लो, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी है? आपकी ज्योतिबा फुले की है, जिन्होंने गुलामगिरी में बताया था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में बताया था। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो देखो दीवाने आम जो था, दीवाने आम में जो आम लोग हुआ करते थे, जो सामान्य लोग हुआ करते थे, साधारण लोग हुआ करते थे, साधारण लोगों के विवादों समस्याओं समाधान के लिए उसने क्या किया था, दीवाने आम को बनवाया था। मतलब यहाँ पर कोई भी साधारण व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आ सकता था, जिससे कि उनको उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। प्रजा में संतोष बेहतर शासन करने में सहायता करता है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, दीवाने आम बनवाया था, जिससे कि शासन बेहतर किया जा सके, लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मैरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो कौन नहीं बन सकते? देखो उत्तर मैरूर शिलालेख में सभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। उत्तर मैरूर जो शिलालेख है उसमें सभा के सदस्यों का योग्यता का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? पहला जो योग्यता है उनकी सदस्य की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो। दूसरी योग्यता क्या है? वो वेदों का ज्ञान रखता हो। तीसरी योग्यता क्या है कि उसके पास 1.5 एकड़ की भूमि का स्वामी हो, 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो। चौथी योग्यता क्या है? जिसका स्वयं का घर हो। ठीक है। तो देखो जिनके अपने घर थे ये तो सही है आपका, ये भी 35-70 आयु, ये भी सही है, वेदों का ज्ञान रखने वाले भी सही है। ये आपका गलत हो सकता है, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, तो ये आपका गलत है। ठीक है। इसके बारे में अभी मैंने केवल 4 चीज़ों की बात की गई है। 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, जिसका स्वयं का घर हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, और ऐसा सदस्य जिसकी आयु 35 से 70 वर्ष की हो। वो क्या करता है, उत्तर मैरूर शिलालेख में शिलालेख नियम के अनुसार सभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखें, देखो जो ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका की नियुक्ति राजा द्वारा राजस्व एकत्रित करने के लिए की जाती थी। यह पद जो हुआ करता था वंशानुगत हुआ करता था। तो सत्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो राजा ने अपनी टैक्स एकत्र करने के लिए कभी प्रयोग नहीं किया, यही आपका गलत है। जो आपका ग्राम भोजका हुआ करता था ना, ग्राम भोजका का काम क्या होता था
काम होता था राजस्व एकत्र करना। ठीक है, राजस्व एकत्र करना ये एक तरीके से वंशानुगत पद था। जो भी ग्राम भोज का नियुक्त किया जाता था, भोज का नियुक्त किया जाता था, उसका बेटा ही द्वारा से ग्राम भोज का बनता था। ठीक है, एक बार कमेंट ले लें आपके। आहना ठाकुर जी, रीना जी, परी शर्मा जी, आरव वर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर हैं। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ आएं। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया देखकर खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन। ठीक है, तो अगर आप पृथ्वी की सतह के अंदर जो सतह है पृथ्वी की, उसके अंदर दबी हुई जो भी खनिज हैं उनको बाहर निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे? खनन कहेंगे। खनिज जो कम गहराई में धरातल के निकट स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उनको हम कहते हैं विवृत खनन। विवृत खनन। ठीक है, क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। समझ नहीं आप? देखो, एक चीज तो होती है कि आप धरातल को बहुत ज्यादा खोद के जमीन के अंदर बहुत ज्यादा खुदाई कर रहे हो तब निकल रहा है आपका कोई भी मेटल निकल रहा है, कोई भी धातु निकल रही है, उसको हम कहेंगे खनन। और एक चीज होती है कि पृथ्वी की धरातल के निकट, मतलब आपने जो है 1 मीटर खोदा, 1 मीटर खोदने पर ही निकल आया, तो उसको हम कहेंगे विवृत खान खनन। तो यहाँ पे बात की जा रही धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों की बात की जा रही है, तो उसको हम कहेंगे विवृत खान खनन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली चट्टानें दुनिया की क्या है? सबसे प्राचीनतम चट्टानें, जिनको क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, दक्कन ट्रैप। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रिया कहेंगे। देखो, जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल जब आता है, जो भी रॉ मटेरियल आता है, जैसे खेतों से जो भी माल आया उसको, वो आता है आपका प्राथमिक क्रिया में। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में आता है। कच्चे माल को हमें क्या करना है? उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे आपका गेहूं आया, गेहूं तो आया, तो आपका क्या हो गया? कच्चा माल, इसको हम कहेंगे प्राथमिक क्रिया। गेहूं से क्या बना दिया? बिस्कुट बना दिया, तो ये आपकी हो गई द्वितीयक क्रिया। तो गेहूं से आपने एक मूल्यवान वस्तु बना दी, गेहूं से तो महंगा होगा ना बिस्किट, तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक तृतीयक क्रिया भी होती है जिनमें आपकी सेवाएं आती हैं, जैसे आपकी बीमा हो गया, बैंक हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये आपकी तृतीयक क्रिया में आता है। अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो जो उत्तरी अमेरिका की जनजाति जो कबीलों में रहती है उसको हम क्या कहते हैं? अपेची और क्रो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तरी अमेरिका के जो कबीले होते हैं उनको अपेची कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो देखो, यहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग को हम क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी सनराइज उद्योग के उदाहरण होते हैं। लेकिन मेन अभी यहाँ पे आप ध्यान रखना, सूचना एवं जो प्रौद्योगिकी उद्योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसीलिए सबसे तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सनराइज उद्योग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान कहाँ का, किसे कहा जाएगा? देखो, सबसे ज्यादा फल कहाँ पर होंगे? जहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ होंगे, सबसे ज्यादा वर्षा होगी, वहीं पे सबसे ज्यादा पेड़ होंगे। अब भूमध्य रेखा पर क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर नमी भी होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे रसीले फल जैसे नींबू, संतरा आदि विश्व प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? सॉरी, एक मिनट। कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्री धाराएं, शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं,
नहीं, ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पर आपकी गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं मत्स्य पालन का क्षेत्र। तो ये तो होगा नहीं। समुद्री धाराओं का क्षेत्र ये भी नहीं होगा। जो उच्च ज्वारीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उच्च ज्वारीय क्षेत्र होते हैं वो नौकायन में सहायता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये भी चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है वो जो है मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कौन करता है? समताप मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल या मध्य मंडल? तो ये करता है आपका ताप मंडल, ठीक है। ताप मंडल ही क्या करता है आपका, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस कर देता है, ठीक है। तो आयन मंडल जो होता है ताप मंडल का एक परत होता है, ठीक है। ताप मंडल को ही हम कह सकते हैं आयन मंडल। आयन मंडल और ताप मंडल बात एक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? क्यों बिगड़ जाएगा? जब हम क्या करेंगे, निर्वनीकरण, मतलब वनों को काटेंगे, और वनों को काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, भू अपर्दन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, बी सही होगा। वनों को हमें ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वन ही हमारे क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं किसके, ऑक्सीजन के, और जो है आपका भोजन का भी बहुत बड़ा स्रोत होते हैं हमारे वन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, इसके अलावा मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उनकी देखभाल। तो यहाँ पर देखा जाए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का हमें अधिकतम प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित हैं और इनके बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कोयला है ना, कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इनका हमें अधिकतम प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपका पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित हैं, तो इन दोनों शहरों के मध्य कितने का अंतर होगा? देखो ये आपकी होगी मान लो ग्रीनविच रेखा, यहाँ ये होता है आपका 0 डिग्री, एक है इसके पूर्व में 15 डिग्री पूर्व में और एक है 15 डिग्री पश्चिम में। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, कितने देशांतर का डिफरेंस हो गया, मुझे ये बताओ। इन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस हो गया 30 डिग्री देशांतर का, ठीक है। अब आप बताओ 1 डिग्री देशांतर में कितने का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 30 डिग्री में कितने का समय लगेगा, 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, न्यूनतम वेतन अधिनियम। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या करता है, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, या निश्चित करता है वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। न्यूनतम वेतन अधिनियम का मतलब ये होता है कि वेतन जो है इस वेतन से कम नहीं होना चाहिए, इतना वेतन कम से कम मिलना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़ें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के लिए दंडनीय अपराध माना गया है? तो ये अस्पृश्यता का किस में है, आपके अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में, ये चीज़ ध्यान रखना। अनुच्छेद 15 में क्या है आपका, भेदभाव का है। अनुच्छेद 21 में क्या है आपके आपका जो है अनुच्छेद 21 में, एक तो आपका 21 काम में हो गया है प्रारंभिक शिक्षा का जो मौलिक अधिकार, ये आ गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, अनुच्छेद 21 ही करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भारत में असमानता का जो मुख्य कारण है ना, वो गरीबी है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या है, गरीबी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है, आर्टिकल 32 में है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे
संविधान की आत्मा कहा है, इसके अंतर्गत 5 रिटों को जारी किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे, एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक डीसी टीचर्स एकेडमी पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लेंगे, डेली क्लास लेकर के आऊँगा मैं। बाकी इसके अलावा जिन्होंने डीसी टीचर्स एकेडमी को फॉलो नहीं किया, वो सॉरी डीसी टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जा करके डीसी टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको मैं इकट्ठा करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिससे कि आप जा करके वहाँ पे आराम से देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो इन सब चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़े। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ये आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है। तो ये सभी को, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्री हो, या माता हो, पिता हो, सभी को क्या करता है, संपत्ति में बराबर हिस्सा देने के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, और इसमें से लगभग 30 क्वेश्चंस तो मैं मानता हूँ आपके जीएस, कोर जीएस के होंगे, जो कि मैंने कवर करा दिए हैं। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आप जितने भी पेपर हैं 2011 से लेकर के 2019 तक के सीटेट के सारे पेपर करके जाएंगे, और सारे पेपर मैं कराऊंगा आपको। देखो 2 से 3 पेपर मैं आपको करा चुका हूँ, ये तीनों के वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, डीसी टीचर्स एकेडमी पर मैं ये वीडियोज डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, सपोर्ट करना है, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना सपोर्ट मैं आपसे चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।